हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रद्धा उपाध्याय और आज आप लोगों को मैं सेल पढ़ाऊंगी। ये सेल एक बहुत छोटा टॉपिक तो नहीं है, कह सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे उठा के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम बहुत हायर पढ़ते चले जाते हैं और सेल जो है हम इधर भूल जाते हैं। तो हमें सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेल तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन हमें उसका जो बेसिक पार्ट होता है वो भूल गया होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हम कहते हैं अरे ये तो हम पढ़े हैं, बट हमें आता नहीं होता है उस टाइम पे। इसलिए हम सेल पे फोकस करेंगे। तो देखिए, सेल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि सेल, कोई पूछता है कि सेल का क्या डिफिनेशन है भाई, तो सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रटा हुआ है हमारा। ठीक, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, विदाउट अ न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो विथ अ न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं हम कि लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस, लैक ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियस ये होता है। और इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, वो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि अब हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखेंगे, साइज के बेसिस पे, ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे, फिर इसमें सेल डिवीजन के बेसिस पे। ये जब हम कैटेगराइज कर लेंगे तो हमें ये याद रहेगा कि इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार ये है। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा है, कोई क्वेश्चन आया है साइज के बेसिस पे, या किस क्वेश्चन है सेल डिवीजन के बेसिस पे कि सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, या सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है यूकैरियोटिक सेल में। तो हम इसको आराम से डिफाइन कर लेंगे और हम क्वेश्चन के आंसर पे टिक लगा के निकल लेंगे। हमें बहुत परेशानी नहीं होने वाली है वहां पे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइज के आधार पे प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो 1 to 10 mm होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल जो है वो 100 to 1000 mm का होता है। ठीक है, ये लार्ज होता है यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉलर होता है। ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे देखेंगे तो लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड इसमें होता है। जो भी ऑर्गेनेल्स इसके होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जबकि आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सभी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेल डिवीजन के आधार पर। सेल डिवीजन के आधार पे आपका इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन किस प्रकार का होता है? ये आपका सेल हो गया, मान लीजिए सेल में जो है ये ऐसे डिवाइड हो गया, ये बीच से ग्रुप्स बनने लगते हैं, ग्रुप्स बन के डिवाइड होने लगते हैं, फिर यहाँ पे सेप्टम का निर्माण होता है, फिर यहाँ पे दो सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दो सेल का निर्माण हो जाता है, इसको बाइनरी फिजन। बहुत सिंपलर होता है ये, बस इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन के आधार पे माइटोसिस एंड मियोसिस होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। माइटोसिस मियोसिस में सेल डिवीजन होता है बहुत लार्ज अमाउंट पे, तब ये माइटोसिस मियोसिस होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में। फिर आपका देखेंगे राइबोसोम के आधार पे, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? राइबोसोम स्मॉलर राइबोसोम होता है 70S। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर राइबोसोम होता है 80S। ठीक, तो 80S 70S हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का होता है। ये हमें पता है, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे ये प्रोकैरियोटिक सेल ये बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती हैं, और ये होता है ये प्लांट सेल, एनिमल सेल, सारे जो है सेल्स में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल ये हमको पता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस जब देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का, तो हमारे दिमाग में आ गया कि साइज के बेस पे ये हो गया आपका 1 to 10 हो गया, इसमें 100 to 1000 हो गया। सेल डिवीजन के आधार पे इसमें बाइनरी फिजन हो गया, इसमें माइटोसिस मियोसिस हो गया, फिर इसमें जो है ऑर्गेनेल्स बाउंड होते हैं, इसमें बाउंड नहीं होते, इसमें बाउंड होते हैं। हमको सारी चीजें याद हो गई इसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है, बहुत बेसिक चीज है ये, हमें अब याद हो गया, लर्न हो गया। बस हमें आंख बंद करना है और देखते जाना है क्या क्या है। साइज के बेसिस पे ऑर्गेनल में
डीएनए के बेसिस पे क्या है, तो डीएनए के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो सिंगल सेलुलर डीएनए होता है, इसमें यूकैरियोटिक में जो होता है वो मेनी फिलामेंट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। ये सारे हमें आ गए यहाँ पे। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल को हम दो भागों में बांटेंगे यहाँ पे, एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बांट देंगे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे इसमें, प्लांट एंड एनिमल सेल। आ गए हम एनिमल सेल पे, ठीक है। ये आपका एनिमल सेल है, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका हो गया गोल्गी अपरेटस, ठीक है। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये आपका हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल हो गया आपका। ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। साइटोप्लाज्म, ये बना देंगे आपका साइटोप्लाज्म, ये हो गया आपका राइबोसोम, ठीक। ये हो गया आपका राइबोसोम, और ये हो गया आपका सेंट्रियोल। इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो तरह के होते हैं, एक प्रॉक्सिमल होता है, एक डिस्टल होता है, ठीक है। सेंट्रियोल दो तरह के होते हैं, और ये ऐसे ही यहाँ पे ये 90 डिग्री पे ऐसे ये 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री पे ऐसे लाइंड अप होते हैं, ठीक। तो an animal cell is a type of eukaryotic cell that is found in animals, ठीक है। It consists of various organelles, each with a specific function and help the cell perform its necessary task. Some key component of ये यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, चीजें हम आपको आगे बता रहे हैं। ये एनिमल सेल है, इसमें इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। हम आगे सारे एक एक ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ते चलेंगे, ठीक। सेल मेम्ब्रेन, जो हमने ये बोला था, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक फ्लेक्सिबल बैरियर होता है जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ सबस्टांसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक आउटर बैरियर होता है कि क्या चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, क्या जा रही हैं, इसको ये कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक आप कह सकते हैं मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, तो ये मेम्ब्रेन होता है जो बैरियर होता है बाहर से अंदर क्या जाना है। नहीं तो अगर ये नहीं होता तो फिर ये सारे ऑर्गेनल्स क्या होते, स्प्रेड हो जाते हैं ऐसे। क्या आना है जाना है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं होता तो ये फंक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए बैरियर तो, और ये एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आ जाइए साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे ये तो भी होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, एक वर्ड होता है साइटोसोल, ठीक है। साइटोसोल, जब साइटोप्लाज्म तब कहते हैं जब ये सारे ऑर्गेनेल्स इसमें जो है सेल में रहते हैं, तब इस साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है वेयर द सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। जब ये जेली लाइक सब्सटेंसेस में ये सारे ऑर्गेनल जो होता है सस्पेंडेड होते हैं, तब इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जब हम इन सस्पेंडेड मटेरियल में से ये ऑर्गेनल्स को हम बाहर कर देते हैं और बस जेली लाइक स्ट्रक्चर बचता है सेल में, तब हम उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल, ठीक है।
जब ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, जब ये सारे ऑर्गेनल्स निकाल लेते हैं, जेली लाइक सबस्टांसेस बच जाता है इसमें, उसको बोलते हैं साइटोसोल। और जब ये सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसमें सस्पेंडेड होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। तो हम आगे आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, ऑफ द सेल। दे जनरेट एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है इसमें, और इसमें रेस्पिरेशन होता है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बचपन से होते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सेल का पावर हाउस है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बिजली का पावर हाउस होता है ना, जहां से हमें बिजली मिलती है, तो हम अपने घर में इन्वर्टर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, ऐसे ही ये सेल का पावर हाउस है, ठीक है। ऐसे ही यहां से इनको एनर्जी मिलती है, ठीक है। हमारे यहाँ पावर हाउस से एनर्जी मिलती है बिजली की, से हम सारी हमारे एपरेटस चल रहे हैं, वैसे इनको मिलती है, तो ये अपने काम करते हैं, ठीक है। सेल्स अपना काम इसी की एनर्जी से करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको याद ही है। फिर हो गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम कहाँ है इसमें? आप देखिए, ये हो गया आपका राइबोसोम। फ्री राइबोसोम। क्यों मैंने इसको फ्री राइबोसोम बोला? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम लगा हुआ है, ठीक है। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी जो राइबोसोम लगा होता है, तो ये जो होता है, ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ये पैकेजिंग होकर के सेल के बाहर भेजी जाती है, ठीक है। और जो फ्री राइबोसोम होता है, ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन जो है इसी सेल के ऑर्गेनेल्स को प्रोवाइड करी जाती है काम करने के लिए, ठीक। इसमें ये होता है, इसलिए ये राइबोसोम, इसको मैंने बोला फ्री राइबोसोम, ठीक। अब आप आगे देखेंगे इसमें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है। ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। इसमें पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा जो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, इस पे राइबोसोम्स नहीं लगी होती हैं, ठीक है। इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम सिंपल सा होता है, एकदम इसमें राइबोसोम्स नहीं लगी होती हैं, ऐसे होता है बिल्कुल भी, ठीक है। ये आपका सेल का वो हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो ऐसे होता है, देखिएगा, इसमें छोटे 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 ये राइबोसोम्स लगे होते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनका काम होता है Ca++2 आयन का वो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। Ca2+ आयन का ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये Ca+2 आयन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा ऑर्गेनल करता है सेल में, तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे Ca2+ का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लस हार्मोन्स का जो काम लगता है सेल्स में, वो हार्मोन्स को भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही सेक्रेट करता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हार्मोन्स को भी का रिलीज जो होता है, वो सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है।
अब आप आ जाइए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो ये होता है, ये जहाँ पे ये राइबोसोम लगे होते हैं, ये जो राइबोसोम लगे होते हैं जिससे वो खुरदुरा हो जाता है, रफ जिसको बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम का काम ये होता है, वही प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस करते हैं। वो जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करते हैं उसका पैकेजिंग बना करके ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेल से बाहर। ठीक है, उसका पैकेजिंग बना करके सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सेल्स में, सेल के फंक्शंस में। फिर आपका आ जाइए गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस आपका ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस का काम यही होता है, process of shorts and packaging proteins and lipids for delivery to other part of the cell outside the cell। ठीक है, तो ये इनकी यहाँ पे भी प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग होती है, जो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ के सेल ऑर्गेनेल्स में, और सेल के बाहर भी इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है जरूरत पड़ने पर। ये इसका गोल्गी अपरेटस का काम हो गया आपका। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम कहाँ है इसमें? लाइसोसोम ये छोटा कहीं बना होगा, लाइसोसोम इसको बोल दीजिए। ठीक है, लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, दैट ब्रेक्स डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर डेब्रिस। लाइसोसोम जो होता है, आप कहते हैं ना फैट ईटर जिसको बोलते हैं, लाइसोसोम को जैसे बोलते हैं लाइसोसोम एक्टिव हो गया, आपके सारे फैट्स को जो है वो डाइजेस्ट कर गया। ठीक है, तो सेल्स में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, डेब्रिस जो निकलती है, जो खराब चीजें निकलती हैं सेल के अंदर, जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं सेल में, जो फंक्शन होता है, तो उसमें जो खराब मटेरियल्स निकलता है उनका डाइजेशन जो होता है वो लाइसोसोम करता है, और लाइसोसोम उनका डाइजेशन करके उनको सेल के बाहर हटा देता है, जिससे हमारे सेल के अंदर की जितना भी वो जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है। ठीक है, इसका यही फंक्शन है लाइसोसोम का। लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम ये कैरी करता है। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। तो इसमें सेंट्रोसोम कहाँ है? इसी को बोलते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल दोनों इसी को बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे, और ये होता है, और ये रहता है आपके 90 डिग्री पे लाइन होता है। ठीक है, जैसे ये है ना, ऐसे 90 डिग्री पे लाइन होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? जो सेल्स में ये आपका माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये जो आपका सेल्स में माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं, इनका निर्माण करती है सेल डिवीजन के टाइम में। जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करना होता है। ठीक है, इसमें इसका ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म करती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को मेंटेन की हुई हैं। ठीक है, वैसे ही सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है ये सेंट्रियोल्स, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण होता है, जो कि ऐसे पड़ी रहती हैं सेल्स में और सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती हैं। ठीक है, और इसे ढांचा देती हैं इसको, तो इसको बोलते हैं माइक्रो। तो ये सेंट्रियोल्स का काम यही होता है, और ये 90 डिग्री पे ऐसे ही अलाइन, ऐसे ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में ये रहता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो इसका काम ये होता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करना। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण कौन करता है? सेंट्रियोल करता है सेल डिवीजन के दौरान। ठीक, अब आप आगे देखेंगे कि अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। ठीक है, अब हम प्लांट सेल में चलते हैं। प्लांट सेल आपका यहां से है। ठीक है, ये आपका प्लांट सेल तो नहीं है, ये गलत लग गया है आपका। ये हो गया आपका प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गया आपका सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल में, और ये
सेल वॉल जो होता है ये रिजिड आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो कि प्राइमरली सेलुलोज से बनी होती है, जैसा आपका यहाँ लिखा हुआ है, और दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। प्लांट सेल में ये स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं सेल वॉल जो है, ठीक है, और ये सेलुलोज की बनी होती हैं। सेल वॉल का यही काम है, सेम वही स्ट्रक्चर बनाना और आउटर, और ये भी एक बैरियर है जो कि आउटर और जो चीजें मतलब क्या बाहर से आनी है जानी है वो इसको देखता है, रक्षा करता है, बाउंड्री। अब आ जाइए क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल प्लांट सेल में यही डिफरेंस है कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का काम ही नहीं है, फोटोसिंथेसिस तो इंसान करता नहीं है, वो तो प्लांट सेल करेगा। तो फोटोसिंथेसिस आपका प्लांट सेल करेगा तो उसके लिए कुछ चाहिए होगा, ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कंटेन करता है, तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइट पड़ती है पत्तियों पे, क्लोरोप्लास्ट में आती है, और उस एनर्जी को ये प्रोसेस करके क्या बोलता है, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे कि एनर्जी जो है वो सारे सेल्स को प्रोवाइड करी जाती है काम करने के लिए, ठीक। प्लांट्स को अपना भोजन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही केमिकल में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी, उसमें क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये क्या है, सिक्के जैसा जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेनम, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो गया थैलेक्वाइड, ठीक। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया बीच का, स्ट्रोमा हो गया जो आपस में देखिए जुड़ा, जो ये और ये देखो, ये ग्रेनम और ये ग्रेनम आपस में जुड़ा हुआ है, इसको स्ट्रोमा लेमेला बोलते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट organelles containing chlorophyll that facilitate photosynthesis enabling the plant convert light energy into chemical energy। प्लांट जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब आप आगे आइए, सेंट्रल वैक्यूल। आपके एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, वैक्यूल बहुत छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा वैक्यूल नहीं होता है। लेकिन आपके प्लांट सेल में जो होता है ये लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल क्या करता है? ये फ्लूइड फिल्ड होता है, इसमें फ्लूइड जो होता है फिल्ड होता है, और ये मेंटेन करता है टर्गर प्रेशर को, ठीक है। यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ये इसी के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल इसी के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं वैक्यूल्स के, ठीक है। ये हो गया आपका वैक्यूल्स का नाम यहाँ पे, और ये सिंगल बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। हम जब भी एनिमल सेल प्लांट सेल को वो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसमें दो चीज देखते हैं, एक तो एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है, प्लांट सेल में आपको बड़ा सा वैक्यूल्स दिख जाएगा, और दूसरी चीज उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल वॉल हो जाती है आपकी, थिक दिख जाती है, और दूसरी चीज उसमें एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक। ये हो गया आपका सेंट्रल वैक्यूल। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स सेल जेनेटिक मटेरियल एंड सेंट्रल या कंट्रोल सेल एक्टिविटीज। यहाँ पे सेंट्रल जेनेटिक मटेरियल होती है, ये न्यूक्लियोलस हो गया आपका, जो कि राइबोसोम का निर्माण करती है बाद में जाकर के, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर फ्लूइड हो गया, यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस हो गया। तो ये क्या करती है? डीएनए मटेरियल, यहाँ पे क्रोमेटिन फॉर्म में डीएनए मटेरियल भरा होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया आपका। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हमने उसमें भी पढ़ा है आपका एनिमल सेल में, सेम जो है प्लांट सेल में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। इसमें भी वो प्लांट सेल में भी वही काम करता है, प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसिस यहाँ भी वही करता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको याद ही हो गया होगा, दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम लगा होता है, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, पैकेजिंग करता है, जो कि आउटर भेजा जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है सेल से। दूसरी चीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? जितने भी सेल के अंदर टॉक्सिक चीजें होती हैं वो बाहर आउट करना, ठीक है, सेल से, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि डिटॉक्सिफिकेशन किसके थ्रू होता है, कौन सा ऑर्गेनेल करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तीसरी चीज क्या करता है? Ca+2 आयन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, कैल्शियम+2 आयन का ट्रांसपोर्ट करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको रट गया होगा अभी, ठीक है। अब आगे आइए आप,
गोल्गी अपरेटस भी वही होता है, गोल्गी अपरेटस मॉडिफाई शॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन लिपिड ट्रांसपोर्ट, ये भी यही होता है, सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्स को प्रोवाइड कराता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पैकेजिंग बना के, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो सेल के बाहर भी भेजा जाता है। गोल्गी अपरेटस का भी वही काम है, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया। गोल्गी अपरेटस इसमें क्या है, ये रहा आपका गोल्गी apparatus, ठीक है। अब आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में अब आपने एनिमल सेल में पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन, ठीक है। इसमें सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, ठीक है, इसमें रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी जो है एटीपी फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है एटीपी के फॉर्म में, रिस्पिरेशन होता है, रिस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी निकलती है, एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप आगे आइए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम वही होता है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम आपको रट गया होगा, तो बार बार हमने पढ़ लिया। राइबोसोम काम यही होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक। अब हमने इसमें बताया था, इसमें भी फ्री राइबोसोम्स होते हैं, ये हो गया फ्री राइबोसोम्स। यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स क्या है, यहाँ पे फ्री राइबोसोम फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है, ये प्रोटीन जो प्रोटीन होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स को ही दिया जाता है, ठीक है। और जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करती थी, वो पैकेजिंग होकर सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे इसको फ्री राइबोसोम है। फ्री राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस जो करती है वो सेल ऑर्गेनेल्स में डिवाइड करी जाती है, और ये क्या करता है, उसको यूज करके काम करता है, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एग्जिट द सेल। जो उसमें सेल मेम्ब्रेन करती थी एनिमल सेल में काम, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, ठीक है। उसमें सेल मेम्ब्रेन करती थी, उसमें बाउंड करती थी कि क्या आउटर पार्ट एंटर और नॉट एंटर, बाहरी क्या चीज को एंटर करना है, किसको नहीं एंटर करना है, ठीक है, ये बताती है। वैसे ही इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, ठीक है। किस सेल में, प्लांट सेल में, ठीक। अब हम लास्ट में आ जाएंगे डिफरेंस बिटवीन सेल्स, ठीक है। ये प्लांट सेल हैव वॉल्स, प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट ऐड कर लीजिए, ये आपका हो गया, एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका। और यहाँ पे जो था एनिमल सेल में, एनिमल सेल डोंट हैव सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, सेंट्रियोल जो होता है बस इसमें पाई जाती है, ठीक है। सेंट्रियोल जो है बस क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में पाई जाती है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये आपको हो गया डिफरेंस। तो आपने एनिमल सेल प्लांट सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इसके बाद हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत बेसिक टॉपिक था जो कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से अपने, इसमें बहुत कुछ है नहीं। आप स्ट्रक्चर एक देखेंगे, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अभी, ठीक है, बना करके आप उसको देख लीजिए तो आपको सब कुछ रट जाएगा, ठीक है। एक चीज और मुझे आपको बताना था, यहाँ पे जब आप सेल बनाते हैं ऐसे, सॉरी, सेल आप बनाते हैं, ये एक्सोसाइटोसिस है, ये माइक्रोविलाई, ठीक है, ये आपका हो गया इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, और सिंगल को बोलते हैं माइक्रोविलस, ठीक। तो जब माइक्रोविलस को हम ऐसे खोल देंगे, ऐसे जब इसको हम ऐसे खोल देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, तो सरफेस एरिया सेल का बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है सेल का, तो उससे एब्जॉर्प्शन और जो एक्सक्रीशन होता है ये इसी के थ्रू होता है, ठीक है। और ये एक्सोसाइटोसिस बोल लीजिए इसको,
इसको एंडोसाइटोसिस बोल लीजिए। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, बाहर से क्या चीज एंटर करना है वो इसके थ्रू होगा। एक्सोसाइटोसिस में जो भी डेब्रिस होती है इसके थ्रू निकाली जाती है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका सेल का, ये मुझे आपको बताना था, बाकी सारे ऑर्गन्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेल का पार्ट। ठीक है, सेल मैंने बेसिक चीजें समझा दी, बहुत डिटेल में आपको इसमें जाना नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर था ये सेल का। सारे ऑर्गेनेल्स जो आपके सिलेबस में है कि सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, ये आपका बेसिक वो था। ठीक है, आप अब हम इस पे अगले सेशन में क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लग जाएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, और जो भी इसमें लैकिंग होगा हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेंगे उसको, फिर मैं आपको रिवाइज करा दूंगी तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।